Good evening, everyone. Good evening, students. Hope all are safe and fine, and hope all are studying very hard. I can see. Okay, today we are here to listen to a person who has cleared his IIT JEE mains. He is All India Ranker 9th IIT JEE year 2018, and we all know about him as we have already informed you all. Apart from this achievement, he has already been gold medalist in the exams, Olympiad physics exams, and he has been first ranker in KVPY examination year 2017. And currently, he is also representing India, for the International Physics Olympiad exam. So we all are here to listen to a person, student like you, has studied for these exams. He will share his strategies, he will share his experiences as a student, what he has gone through. He will also share his tips with us. And I hope these tips will definitely be helpful to you, all of you. Okay? So, hi Le, good evening, beta. Hi, good evening, ma'am. How are you, beta? Good. How are you, ma'am? I'm good, sir. Beta, today we all, with our students are here to listen to you. We want your precious tips, which can help our students to achieve their goal too. And first of all, I really thank to you for giving your precious time for our students. We will be definitely gaining something out of this. I know that. No, it's my pleasure to help all the students. Thank you so much, Le. You can start, beta. I start by asking questions. I start by answering questions. Okay. तो कोई जो भी इंटरेस्टेड अपना हेज रैंक कर दो। श्रेयस। हाँ सर। हाँ चलो पूछो। हेलो। सब लोग रेज हैंड करो। हाय सर। काइंडली। हेलो, हाय गणेश। सर अब आपको इट्स श्रेयस। हेलो हेलो। ओह हाँ हाँ, हेलो श्रेयस। Yeah. So how are you? Good. How are you? Yeah, fine. So I wanted to ask, how did you counted all those difficult chapters, and how many are you used to study? Counted all those difficult chapters? Counted. Oh, I see. So, कौन सब्जेक्ट में चैप्टर्स डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको? मुझे तो फिजिक्स में, मैथ्स में, मतलब हाँ केमिस्ट्री अच्छा है तो उसमें उतना कोई डिफिकल्ट नहीं लगा, पर मैथ्स में बहुत सारा मतलब कोनिक्स डिफिकल्ट लगा था, और फिजिक्स में वेव्स चैप्टर है वो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है अभी तो उतना ही हुआ है। वेव्स एक्चुअली डिफिकल्ट है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स का अलग अलग स्ट्रेटजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। केमिस्ट्री स्पेशली इनऑर्गेनिक में याद करके रखना पड़ता है, तो उसका ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बाकी फिजिक्स बहुत कंसेप्चुअल है और मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जैसे वेव्स है, वेव्स में डिफिकल्टी इसलिए क्योंकि उसको कंसेप्ट को समझना पहली बार में मुश्किल है। मैथ्स में मोस्टली डिफिकल्टी कोनिक्स में इसलिए रहेगी क्योंकि फॉर्मूलेज याद नहीं होते, बहुत सिमिलर फॉर्मूलेज हैं अलग अलग कोनिक्स के लिए, और प्रॉब्लम्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है वो चूज करने में डिफिकल्टी रहेगी। तो मैथ्स के लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सिमिलर क्वेश्चन पर करते रहो। फिजिक्स के लिए सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि कंसेप्ट बहुत अच्छे, बहुत क्लियर हो, जैसे वेव्स जैसे चैप्टर में। फिर उसके बाद फॉर्मूले की इतनी जरूरत नहीं है, पर जब भी कोई क्वेश्चन आए और क्वेश्चन का आंसर सही हो अपना, तो अपने को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैंने जो फॉर्मूले यूज करे हैं
उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे। और इनऑर्गेनिक मोस्टली याद करना पड़ता है। आप कौन सी क्लास में श्रेयस? 12th में? मैं मैं अभी प्रेज्यूम कर रहा हूँ। मतलब हाँ 12th में आ ही गया, मतलब हाँ 12th में। हाँ, और उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म चालू हो गए रिएक्शंस के? नहीं, अभी चालू हो गए ऑर्गेनिक में। हाँ, तो अभी क्या हुआ है ऑर्गेनिक में आपका? अभी तो फिलहाल आइसोमेरिज्म खत्म होने को आया है, बाद में जीओसी पूरा खत्म हो गया। हाँ उतना हुआ है। ओके ओके, तो जीओसी स्टार्टिंग है, उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ाएंगे और बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। तो हर मैकेनिज्म को ऑलमोस्ट मेमोराइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन अच्छा। ऑर्गेनिक में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी आईयूपीएससी और जीएससी के लिए इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। और फिर है फिजिकल। फिजिकल वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स है उस फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं यूजुअली। रिसेंटली पुराने साल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहते थे। ओके, आपको कौन से मतलब स्पेसिफिक कौन से चैप्टर्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगे थे? हाँ, डिफिकल्ट मुझे फिजिक्स में आपको कौन से रोटेशन। रोटेशन? अच्छा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसपीडी ब्लॉक्स काफी डिफिकल्ट लगे थे क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसमें। नेक्स्ट श्रेयस हो गया? श्रेयस हो गया तुम्हारा? हाँ सर हो गया। चलो दर्शन। दर्शन हाँ, दर्शन बोलो। पोर्शन खत्म होने के बाद रिवीजन कैसे कर देते हैं? तो कौन सी क्लास में हो दर्शन? अभी अभी हम लोग का मेंस होने वाला था पर वो पोस्टपोन्ड हो गया। ओह नाइस, ओके। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले तो एक टॉपिक, एक सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट होनी चाहिए जो जो सिलेबस में हाँ। जेई का सिलेबस। तो उसके बाद टारगेट क्या करना है, तो मिक्स ऑफ जो सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, एंड जो अपने को कम आता है। हाँ, तो उस ऑर्डर में, उस प्रायोरिटी में टारगेट करता है एक एक करके। तो बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके हैं मतलब रिवीजन करने के। चैप्टर वाइज ही करते थे ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। कभी कभी वंस इन अ व्हाइल आप टेस्ट दे सकते हो, और जैसे जैसे जेई क्लोज आएगा वैसे वैसे तुम्हारा ज्यादा मन होगा मॉक टेस्ट देने का, हाँ। तो वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो मॉक टेस्ट की। अच्छा, थैंक जैसे यू मैं सर। कई लोगों से मिला था, इनकी अच्छी अच्छी रैंक्स आई हैं, तो लास्ट लास्ट एक मंथ में मोस्टली मॉक टेस्ट ही दिए थे उन्होंने। एग्जाम तो कैसे हैंडल करना है वो स्किल्स काम आती हैं। मतलब लास्ट में ज्यादा मॉक टेस्ट से ही फर्क पड़ेगा? हाँ, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, हाँ, एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाए। हाँ हाँ, वो हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट अभिषेक। अभिषेक हाँ सर, मैं पूछता हूँ अपना डाउट। सुनिए ना, मेरा सवाल ये है कि मैं आई एम इन 12th, मेरा भी मेंस अभी हाँ। ये जुलाई में होने वाला है। सो माय क्वेश्चन इज कि अभी ये फाइनल स्टेजेस में हम आ गए ना, तो अभी ये मोमेंट पे हमें पढ़ाई के वक्त टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब कैसे टाइम ज्यादा से ज्यादा हम निकाल सकते हैं एंड टाइम को कैसे हम मैनेज करें, उस पर आप जरा टिप्स दे दीजिए। गाइस, जेई के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरा जो तरीका रहता था, हर रात को मैं सोचता था नेक्स्ट डे क्या करना है। तो जैसे इसका ये चैप्टर रिवाइज करना है, इसके ये क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे कुछ दिमाग में चेकलिस्ट रहती है। तो उसको मैं आवर्स असाइन करता था अप्रोक्सीमेटली, और
उसके हिसाब से अगले दिन का टाइम टेबल बनाता था। पर ये सब प्रोसेस करने में सिर्फ 5 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना टाइम टेबल बनाने में। फिर अगले दिन वही फॉलो करो, पर ज़रूरी नहीं है कि पूरा फॉलो होगा टाइम टेबल। 80% भी फॉलो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे ये Okay. पता चलेगा कि हम टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। और उसके अलावा 3 घंटे की सिटिंग्स करो, 9 से 12, 2 से 5 या जो भी टाइम है। मेरे टाइम भी ये टाइम था जी एग्जाम का, तो उस टाइम पे बहुत फोकस रहना चाहिए। उसके अलावा सिटिंग्स 3 घंटे की होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का है, और बीच में ब्रेक ले सकते हो। तो 3 घंटे ज़्यादा एक साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो 3 घंटे के बाद ब्रेक ले सकते हो आधे घंटे का, और फिर उसके बाद वापस से सिटिंग चालू करो, वापस से पढ़ाई चालू करो। अपने को पता है कि अपने कौन से टॉपिक्स वीक हैं, तो उस हिसाब से रिवीजन करना चाहिए। ओके ओके। चिराग। हाय, मैं चिराग हूँ। आई एम फ्रॉम क्लास 12th। Hi, तो चिराग। अभी एक्चुअली मुझे पूछना था कि मतलब जब हम टेस्ट देते हैं तो फिर आपकी कोई स्पेशल स्ट्रेटजी थी, मतलब कि फिजिक्स पहले टैकल करना है, केमिस्ट्री या मैथ्स, या फिर मिक्स करके कुछ समथिंग? कौन सी स्टैंडर्ड में हो चिराग? मैं 12th में हूँ और अभी मेरा मेंस पोस्टपोन हुआ है। ओह अच्छा। तो मैं जब 11th में था, जब मैंने कुछ स्ट्रेटजीज ट्राई करी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, आधा 2 राउंड में पेपर करना वगैरह, उसके बाद मैंने एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ढूंढी थी जो मुझे लगा था मेरे लिए अच्छी है। तो अभी तुम्हारे पास कुछ आइडिया होगा तुम्हारे मन में कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है क्योंकि इसमें मैथ्स में ज्यादा टाइम मिलता है वगैरह। अगर ऐसा है तो वही फॉलो करो। एक्सपेरिमेंट करने में काफी टाइम लगता है। आपने क्या स्ट्रेटजी? और ओके मेरा याद नहीं, या तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री था या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके अलावा फिजिक्स में 45 मिनट, मैथ में 1 hour 15 minutes और केमिस्ट्री में 45 मिनट या 30 मिनट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। कई लोग कौन था? हाँ यस। कई लोग 2 राउंड में पेपर करते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होता है स्पेशली मेंस के लिए, तो वो भी ट्राई करके देख सकते हो। बट एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा टाइम 2 राउंड मतलब पहले राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चंस करो जो पता है, देखने से समझ आ रहा है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, सीधे आंख से दिख रहा है कि सॉल्यूशन का रास्ता क्या है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में उससे हार्डर क्वेश्चन। हाँ ओके। नेक्स्ट प्रखर। हेलो। हाय प्रखर। हेलो भैया, मेरा नाम प्रखर है और मैं जस्ट अभी 12th में आया हूँ। तो बेसिकली ऐसा है कि 11th स्टैंडर्ड में कुछ खास कर नहीं पाया, मतलब कोचिंग ली थी लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है कि वेस्ट हो गया है, मतलब 11th स्टैंडर्ड में सब कुछ जो किया था मतलब, और कुछ चैप्टर्स जो हैं जो काफ़ी फंडामेंटल है अभी भी पेंडिंग मिल रहे हैं। तो बेसिकली 11th का भी बैकलॉग है और 12th में भी आगे के चैप्टर्स रखे हुए हैं, और मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे अभी कवर कर रहे हैं, और साथ में मार्क्स भी आने चाहिए, तो वो मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, मतलब जितना भी पढ़ लो या फिर कुछ भी कर लो। तो वही पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे अभी मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी सब अच्छा होना चाहिए, तो सब जीओसी सही लगता है या जीओसी में भी प्रॉब्लम्स है? क्योंकि जीओसी के बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस पर डिपेंडेंट है, वो फाउंडेशन है। नहीं, जीओसी में अभी भी मैंने टाइम दिया है, तो वो तो थोड़ा क्लियर है, काफी टाइम दिया है अभी। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा किए। तो प्रायोरिटाइज करना है तो जीओसी नंबर 1 था 11th के टॉपिक्स में।
उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में कौन से टॉपिक्स कवर किए थे? एस ब्लॉक कवर कर चुका था और बेसिकली तो वही था, और पी ब्लॉक तो अभी अभी थोड़ा बहुत पढ़ा था, मतलब 11th का जो है हाफ कवर किया था और बाकी का बाकी है। हाँ ठीक है। वो तो ये मान लो कि कई लोगों को याद नहीं रहता, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का याद नहीं रहना। फिजिक्स में इम्पोर्टेंट मैकेनिक्स कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह के क्वेश्चंस में भी वो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, पर बहुत बेसिक लेवल पे यूज होते हैं। तो बेसिक मैकेनिक्स और बेसिक रोटेशन। एक्चुअली बेसिक्स तो पता है, लेकिन मतलब वेटेज वाइज जो बड़े बड़े चैप्टर जैसे रोटेशन है, तो वो भी मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है, जो है कि मतलब कंप्लीट हुआ नहीं था। जो क्लासेस था हमारा वो मतलब वहाँ पे टीचर्स ने कंप्लीट नहीं कराया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनका, तो वो भी चैप्टर बाकी है। तो मतलब अभी 12th का भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है जो मोर वेटेज वाले हैं, साथ में 11th के भी मोर वेटेज वाले हैं, तो साथ में कैसे करूँ मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो वो तो प्लान बनाना पड़ेगा तुमको। अभी तो बहुत टाइम है, पहली बात तो जेई के लिए तो आराम से कवर कर सकते हो। पर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। तो एक लिस्ट बनाओ, चेकलिस्ट, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और फिर अगेन प्रायोरिटी असाइन करो। प्रायोरिटी का बेसिस ये होना चाहिए कि कितना वेटेज है एग्जाम में, और मुझे कितने अच्छे से नहीं आता है, और 12th की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कितनी जरूरत है उस चीज को समझने की। फिर उसके उस प्रायोरिटी ऑर्डर में एक एक चेक करते जाओ। शायद से टीचर्स से पूछो, वो हेल्प करेंगे 11th के टॉपिक्स कवर करने में। ओके अच्छा, एक और बात कि जैसे अभी जो है मतलब पोर्शन मिनिमम कब तक खत्म होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन के लिए भी कितना टाइम हमें रिक्वायर होना चाहिए, मतलब और कब तक पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए आइडियल वे में? 11th प्लस 12th। हाँ, पूरा पोर्शन जेई का 11th 12th। कभी भी खत्म हो सकता है, और वो एक बड़ा फैक्टर नहीं है। कई लोग 11th में खत्म करके बैठ जाते हैं और तो पूरा एक साल रिवाइज करते हैं। कुछ भी कर सकते हो। कई लोगों का 1 महीने पहले ही खत्म होता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अपने को कितना याद रहता है उसमें से, और कितने अच्छे से रिवाइज किया है, रिटेंशन कितना अच्छा है। बट यूजुअली मैंने जैसे 1.5 1.5 महीने पहले, मेंस के 1.5 महीने पहले खत्म किया था, और लास्ट के 2-3 वीक्स में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स किए थे। अच्छा, एक और चीज, जैसे नोट्स जो हम बनाते हैं, तो नोट्स किस टाइप के होने चाहिए? जैसे जो बेसिक रिवीजन हो जाए बिफोर द टेस्ट, वीकली टेस्ट, और एंड के हिसाब से भी किसी फॉर्मूलेज होने चाहिए कि उसमें और भी कुछ ऐड करें, क्या करें? फॉर्मेटेड मतलब? नहीं, फॉर्मूलेज सिर्फ फॉर्मूलेज बेस्ड नोट्स होने चाहिए। नहीं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो गलती हम से हो रही है उसके बाद रिपीट ना करो। जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद घर आके वो पेपर एनालाइज करना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और पेपर एनालाइज करने के बाद कुछ मिस्टेक्स ऐसी दिखेंगी जो समझ आएगा कि मैं बहुत टाइम से यही मिस्टेक्स करे जा रहा हूँ। तो उन मिस्टेक्स का लिस्ट बनाओ, और नेक्स्ट टेस्ट से पहले वो लिस्ट पढ़ो। ओके। मैंने लास्ट टेस्ट में कौन सी मिस्टेक्स की हैं, और फिर ये सोच के जाओ कि इस टेस्ट में ये मिस्टेक नहीं होंगी। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये स्कोर अच्छा करने का। कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, उसमें भी मेरी होती थी। कैलकुलेशन मिस्टेक्स में स्पेसिफिकली 10 की पावर्स में गलती हो जाती थी। अच्छा। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद जब भी अगले क्वेश्चंस में लगता था कि इस टाइप की गलती होने वाली है, तो मैं ध्यान देता था, तो नहीं होती थी। इसी तरह कुछ बबल्स में जैसे 4s ओवर r होना चाहिए, क्योंकि 2 सरफेस होती है वगैरह, कुछ बहुत कॉमन गलतियां हैं, उसका चेकलिस्ट होना चाहिए। उसके अलावा नोट्स में, मैथ में तो फॉर्मूले ही थे मेरे नोट्स में।
फिजिक्स में यूजुअली कंसेप्ट थे, फिजिक्स में मुझे ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं थे। अच्छा बेसिकली होना वो चाहिए जो चीज भूल जाते हो बार बार, तो वो ओके होना चाहिए बहुत क्विक नोट्स में, जो टेस्ट के पहले बहुत क्विकली रिवाइज कर सको। ओके जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का मैकेनिज्म और कुछ स्पेशल केस वगैरह। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं पूछ रहा था कि जैसे मतलब पेपर जब सॉल्व करने बैठते हैं तो एक एक क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम चला जाता है, तो मतलब फिर बाकी क्वेश्चंस रह जाते हैं। और एक और चीज ये होती है हाँ कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं मतलब थोड़े से ज्यादा कैलकुलेशन होते हैं और वो क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट करने का मतलब मन ही नहीं होता, मतलब या तो वो वाले क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं जो सबसे इजी होते हैं और उसके बाद वाले, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें बहुत कैलकुलेशन हो तो वो सब छूट जाता है मतलब एट द एंड। देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये तो होता है, बट हाँ बहुत अच्छा करते हो पहली बात तो कि इजी क्वेश्चंस नहीं छोड़ते हो। सेकेंडली कुछ क्वेश्चंस जेई में डेलिबरेटली ऐसे आते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, उसका अपन कुछ कर नहीं सकते। तो मोस्टली तरीका ये होता है स्पेशली मैथ में कि अगर अपने को पाथ दिख रहा है क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचने का, बस ये समझ आ रहा है कि बहुत लंबा है, तो करो सॉल्व 5-6 मिनट का हो तो। पर ये श्योर करके रखो कि जो आसान क्वेश्चन है वो हमने पहले कर लिए। तो कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो छोड़ने पड़ेंगे, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हो जो लंबे क्वेश्चन में से। तो उसके लिए यही तरीका होता है। फिर बाद में घर जाके जब एनालिसिस करोगे अपने पेपर का तो देखोगे कि अपने मॉक टेस्ट का तो देखोगे कि कुछ जो सवाल जो अपन ने 6 मिनट में किए हैं वो उनके कोई छोटे तरीके हैं, तो उनको देख लो। पर एग्जाम के टाइम पे कई बार होता है कि लंबे तरीका याद आता है तो सीधे करने लगो। ओके, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि घर पे आके एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। एनालिसिस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एज इन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जेई के लिए तैयारी करते टाइम। उसके अलावा अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, गलती रिपीट नहीं करना है। ओके अच्छा, आप हाँ नेक्स्ट कौन है? प्रियम। Hello. Hi Priyam. Hello sir. My Hi. name is Priyam and I have just given my 12th standard, and actually I'm not an IIT aspirant, but I have chosen pharmaceutical sciences as my career, and I have been admitted to Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences in Boston. So my question really? was, I wanted to you're living close to me. Yeah, where are you living right now? I'm at MIT Cambridge near Boston. Okay, great. So based on your experience, I wanted to learn that how agile. Thank you so much. So based on your experience, I wanted to learn that how agile it is to adapt to the new surroundings and face the new challenges in USA. I know that you have been selected in MIT, so I wanted to know that some tips from you. How agile it is to accept the really warm and welcoming. Are you saying something else? No. You can continue. Say yeah. So culturally, it's really a warm and welcoming environment. Everyone is really friendly in MIT and nearby. Okay, and that's great because rest assured, I know you're gonna like it very much. That's great. It's amazing. The weather is nice. The winters are gonna be nice. You like the snow. Thank you. Yeah, it's great hearing this from you. And secondly, I wanted to ask that in India we have a culture that whenever we attend a lesson, we finish the lessons, teacher is explaining something. After the class is over, we have some doubts. So we ask the teacher whether we can give us some time to clear our doubts. So the same pattern is followed over there, or some other ideas are being used to solve the doubts of the students? So in most of the colleges here, there are lectures and then there are recitations. People go to lectures, professors teach at lectures, and you take notes and you go back. And then the next day you go to recitation. In recitation, people explain. In recitation, there are TAs, teaching assistants, who are usually graduate students or students pursuing their PhDs. So
they go through the entire lecture again. Okay. They summarize the lecture and then they ask questions, they do some problems, and then they ask if you have any questions for them. Okay, that's So great. mostly this is the way. Yeah. Other than that, if you have more questions, you can directly email the professor. You can schedule a meeting with the professor and go to meet him or her. Okay. Okay, that's what I wanted to ask. Thank you so much for sharing this experience of yours. Yeah. Thank you. Congratulations Thank you so much. again. Bye. Thank you so much, sir. Thank you. Bye. लेजेंड हाँ एक्चुअली अपन सब जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे सब इसी बैकग्राउंड से है, सब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं. एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जब तुमने स्टार्टिंग किया था तुमने क्या प्रॉब्लम फेस की. क्योंकि मतलब हाँ, मैंने भी जो प्रॉब्लम्स फेस किए जो हमने बच्चों को बता दिए जब हम पढ़ाते हैं. और हम चाहते हैं कि मतलब तुम भी अपने प्रॉब्लम, जैसे तुमने कितने साल तैयारी की, कैसा क्या तुम्हारे बीच में जब डिमोटिवेट तुम होते थे तो तुम्हें उसको ओवरकम करने के लिए तुमने क्या किया. मतलब सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होता है जिससे सबको सीखने को मिलेगा. अभी कुछ बच्चे हैं हमारे जो नए ज्वाइन भी किए हैं इसमें, तो उनको भी थोड़ा ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ शुरू में प्रॉब्लम्स आती है इस चीज का, तो थोड़ा उसके लिए शेयर कर सकते हो. तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इतना टाइम कैसे दें, क्योंकि मैं बोला कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आईआईटी जेईई के लिए स्पेशली. तो सबसे पहले तो धीरे धीरे बाकी चीजों का टाइम कम करके पढ़ाई में टाइम बढ़ाना रहता है, स्पेशली 11th की स्टार्टिंग में. फिर उसमें बुरा लगता है कभी कभी कि मेरा बाकी चीजों से टाइम छूट रहा है, बट अच्छी रैंक के लिए करना पड़ता है. तो उसके बाद टेस्ट होते हैं, स्पेशली बिगिनिंग में टेस्ट अच्छे नहीं जाएंगे और उससे भी डिमोटिवेट हो सकते हैं. तो सबसे अच्छा तरीका मैं जो करता था, अगर टेस्ट बुरा गया तो घर आके पहले तो टेस्ट चेक किया आंसर की के साथ कैसा हुआ है. फिर उसके बाद 1 घंटे चिल किया, पढ़ाई नहीं किया. फिर उसके बाद अगेन टेस्ट को एनालाइज किया और गलतियों को नोट किया. उसके बाद तो कुछ भी पढ़ सकते हो. तो टेस्ट देने का ये फंडा है कि टेस्ट से एग्जाम, मॉक टेस्ट से पहले और मॉक टेस्ट के दौरान ऐसा मान के चलो कि अपना आईआईटी जेईई का एग्जाम चल रहा है, बट टेस्ट के बाद कोई चिंता नहीं. टेस्ट के बाद सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट था, लर्निंग एक्सपीरियंस. अच्छा, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लगा होगा, मोटिवेशन आया होगा कि तुम्हारे आसपास, मतलब जैसे तुम्हारा भाई भी आईआईटीएन है, ठीक है, तो उससे कुछ तुम्हें मिला मोटिवेशन कि हाँ घर में आईआईटीएन है तो मैं भी कुछ बेटर कर सकता हूँ? हाँ, मेरा भाई ने आईआईटी किया था तो मुझे पता था कि मेहनत से कर सकता हूँ. मेरे भाई आईएसएन में पढ़ा था और वो भी मेरी बहुत मदद करता था. उसने मुझे हल्का सा थोड़ा बताना चालू किया था आईआईटी जेईई के बारे में, अलग सब्जेक्ट्स के बारे में. वो थोड़ी सी प्रायर नॉलेज थी मेरे पास. उसने मुझे ओलंपियाड्स के बारे में बताया था, तो मैं फिजिक्स पढ़ने लगा था 9th 10th 11th में. तो फिजिक्स की अच्छी नॉलेज थी मुझे स्टार्टिंग करते टाइम पे, तो उसका काफी फायदा मिला मुझे. उसकी वजह से मेरा भाई कोचिंग में जाता था तो मैं उसके नोट्स ऐसे देख लिया करता था कभी कभी, तो उसका भी इवेंचुअली फायदा मिला क्योंकि मुझे आइडिया था कि कौन से टॉपिक में किस टाइप का मटेरियल है. ओके. तो पेरेंट्स की बहुत अच्छी मदद रहती है. तो जैसे डिमोटिवेट हो तो पेरेंट्स के साथ हैंग आउट करो, खाना खाओ अच्छा मजे से, कभी गेम खेलने जाओ, हल्का आधा घंटा वॉक करने चले जाओ. अभी तो लॉकडाउन है, टाइम वेस्ट मत करो. हाँ लॉकडाउन है, मास्क पहन के वॉक करने जाओ. अच्छा, एक चीज और थी कि मतलब मैं जानना चाहता था कि बच्चे जो है, काफी बार ये रहता है बच्चों का कि ये रहता है मतलब कि वो अच्छा करते हैं पर बीच में अगर 1-2 बार भी नंबर कम आते हैं तो उसके बाद बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, उनमें ये तक फीलिंग आ जाती है. तो मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे क्या दिक्कतें आई. मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो इश्यूज फेस हुए ना 2-3 साल जब भी तुमने तैयारी स्टार्ट की, तुम एक बार इनके साथ शेयर करो, क्योंकि इनको लगना चाहिए कि ये इश्यूज सब फेस करते हैं.
मेरा इशू सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री याद नहीं रहती थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं हर टेस्ट के पहले पढ़ता था केमिस्ट्री, और एक्चुअली 3 साल हो गए तो मुझे ज्यादा याद भी नहीं है, बट हर केमिस्ट्री की चीज के, इनऑर्गेनिक की चीज के मैंने तरीके बनाए थे, निमोनिक्स बनाए थे याद करने के। और फिर मुझे क्लासेस मिस करनी पड़ी थी कई 11th स्टैंडर्ड में मोस्टली, क्योंकि ओलंपियाड्स के लिए यहाँ वहाँ कैंप्स में जाना पड़ा था, मुंबई, दिल्ली वगैरह, और फिर फाइनल स्टेज के लिए दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ा था। फिर उसको कवर करने में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि मैं वापस लौटा, मैं देखा कि बाकी सब मेरी क्लास में बाकी सबको आता है वो नए टॉपिक्स, अब मुझे वो भी कवर करना है और जो अभी चल रहे हैं वो भी कवर करना है। तो अगेन टीचर से मदद मांगी, खुद से स्टडी किया, और बहुत ज्यादा टाइम दिया, तो भी क्योंकि कितना दोनों टाइम, चीजें कवर करें। तो भी पर डे में कितना टाइम? यूजुअली मैं 6 आवर्स क्लासेस होती थी, 6 आवर्स एटलीस्ट सेल्फ स्टडी करता था, बट यूजुअली फंडा है कि सारा टाइम स्टडी करो, जितने ज्यादा हो सकता है उतना स्टडी करो, पर आधे घंटे एंजॉय करो और अच्छे से खाना खाओ बिना टेंशन के, और मस्त नहाओ धो, मस्त बाकी मस्त सो अच्छे से 7-8 घंटा जितना भी सोना है। तो उसके अलावा बाकी टाइम अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा, और पढ़ाई करते और टाइम पे जैसे भी मुझे दिक्कत आती थी कि फोकस लूज हो जाता था, क्योंकि 3 आवर्स की सिटिंग बहुत लंबा टाइम है। तो अब हम बुक लेके बैठे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिमाग कहीं और है, उस टाइप का। तो उसके लिए मैं इवेंचुअली तरीका मिला कि मैं पेंसिल लेके अंडरलाइन करते करते पढूं या हाईलाइट करते करते, तो उससे थोड़ा फायदा होता है। बेसिकली जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, जो टाइम होता जाएगा 3 आवर्स की सिटिंग करते जाओगे, वैसे वैसे आदत होती जाएगी। फाइनल एग्जाम में 3 आवर्स ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड तुम्हारे साथ पढ़ रहे थे, तो आईआईटी में गए, पर एक जो डिफरेंस है, जैसे तुम्हारी रैंक अच्छी आई, मतलब तुम्हारे नॉलेज को तुमने इतने अच्छे रैंक में कैसे कन्वर्ट किया? क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड भी ऐसे होंगे जो सेम नॉलेज रखते थे, पर उनकी इतनी बेटर रैंक नहीं आ पाई। तो इसमें तुमने क्या चीजें यूज की थी जिससे तुम बेटर रैंक ले आए? देखो, जेई में नॉलेज के अलावा एग्जाम लेने की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो नॉलेज होने के बाद बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो मैंने बताया कि कई गलतियां रिपीट होती हैं, हर किसी से होती हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स, स्पेशली फॉर्मूले में छोटी छोटी मिस्टेक्स, रीडिंग मिस्टेक्स, ये रीड नहीं करा। तो वो मिस्टेक्स को कम करना अच्छी रैंक के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नॉलेज तो सबसे पहली चीज है। फिर उसके बाद अपना टारगेट है कि अच्छी रैंक लाएं, तो उसके लिए मैं जैसे बोला कि मिस्टेक्स का लिस्ट बनाओ और उसको कम करते जाओ। तो वो एक की फैक्टर है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की है। तो मैंने जैसे बोला, एक्सपेरिमेंट किए मैंने बहुत सारे पैटर्न से, तो बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई, बहुत गंदी गंदी रैंक्स भी आई। तो उसके बाद मैं समझ गया कि ये वाला पैटर्न मुझे सूट करता है, तो उसके बाद वो अडॉप्ट किया और उसको ऑप्टिमाइज किया। एक मिनट एक्चुअली अभी 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, मीटिंग खत्म होगी क्या? नहीं, खत्म नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ले ये बताओ कि तुमने जब स्टार्ट की थी तभी तुमने सोचा था कि मुझे इसके अराउंड रैंक लानी है, 100 रैंक लानी है? मतलब ये बच्चे जानना चाहते हैं। स्टार्ट की थी तो हाँ, मैं सोचा था कि बहुत अच्छी रैंक लानी है, एटलीस्ट टॉप 10, टॉप 5। मतलब हर कोई ये सोचता है कि फर्स्ट रैंक लानी है। पर ऐसा नहीं कि उसको सोच के ही पढ़ाई की है पूरी। मैं यूजुअली नॉलेज के लिए पढ़ाई की है, स्पेशली फिजिक्स के लिए। मैं रैंक का बिल्कुल नहीं सोचता था पढ़ाई करते टाइम पे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो बहुत मजा आता था पढ़ते टाइम। फिर उसके अलावा जब एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम की स्ट्रेटजीज के बारे में सोच रहे हो, तो एक एम है मार्क्स मैक्सिमाइज करना, तो उस पर ध्यान दिया। बट नॉलेज में बोला फाउंडेशन है, नॉलेज के बिना तो पक्का अच्छी रैंक नहीं आएगी।
अच्छा अच्छा, कुछ डिस्ट्रैक्शन जैसे होता है ना कि 11th-12th में आते हैं तो फ्रेंड सर्कल हो गया, तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हम्म। हुआ? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को भी फेस करते हैं कि फ्रेंड से ज्यादा मतलब दूर नहीं रह पाते हैं या और भी बाकी डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, उनके लिए हाँ कुछ? तो हाँ तो मैं यही है कि 3 आवर्स की सिटिंग, उसके बाद आराम से आधे घंटा अलॉट करो टाइम टेबल में। जैसे अभी मान लो दिन में 3 घंटे वेस्ट करते हैं अपन डिस्ट्रैक्शन में, मोबाइल चलाने में वगैरह, गेम खेलने में, कुछ भी। तो उसको एकदम से कम नहीं कर सकते, धीरे धीरे मिनिमाइज करो। अब मिनिमाइज करने के लिए मेजर करने का तरीका होना चाहिए। तो टाइम टेबल जैसे मैंने बोला वैसे टाइम टेबल बनाया था, स्केड्यूल बनाया दिन का, और उसमें डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम डाला कि आधे घंटे गेम खेलूंगा या पर धीरे धीरे या कुछ और करूंगा, पर धीरे धीरे वो टाइम कम करते गए। नहीं, जब आधे घंटे इवन सोचा तो आधे घंटे खेलते थे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्केड्यूल तो अच्छे से बना सकता है हर कोई, हाँ। पर फॉलो करना वो काफी मुश्किल है। हम्म। तो स्केड्यूल बनाओ लीनियंट और फॉलो करो जितना रिजिडली हो सकता है, और फिर लीनियंट स्केड्यूल को हल्का सा कम करते जाओ, हल्का सा टाइम वेस्ट कम करते जाओ उसमें। तो 80% फॉलो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा 60% फॉलो हो पाता था मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। अच्छा ले, एक चीज और पूछना था बच्चों का कि जैसे कि तुम्हारी जब रिजल्ट आउट हुआ, मेंस का है एडवांस दोनों में अच्छी रैंक आई तुम्हारी, तो तुम्हें कैसा फील हुआ जब एकदम रिजल्ट आउट हुआ? या पहले से तुम्हें पता था कि जब जैसे एग्जाम दिया तुम्हें पता था कि रैंक 110 आ जाएगी, 120 ना आ जाएगी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। एग्जाम दिया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। तो मैंने अच्छा। एग्जाम के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि अब तो हो गया एग्जाम, क्या करूँ। हाँ। फिर उसके बाद रैंक आने तक भी मुझे आइडिया नहीं था टॉप 10 में आएगी कि नहीं आएगी। थोड़ा सा आइडिया था टॉप 100 में आएगी। बट काफी काफी अच्छा लगा। रिजल्ट आने के बाद मम्मी पापा को काफी खुशी हुई, टीचर से मिले हम लोग, और काफी अच्छा लगा। बाकी मेरा MIT में एडमिशन का रिजल्ट आ चुका था उस टाइम तक, तो मुझे पता था कि मैं MIT में जाऊंगा, पर तो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अच्छा ले, और कुछ? ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत जो करी है 2 साल तक, उसका कुछ फायदा मिला है और काफी अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो मेहनत तो काफी करते हैं, जैसे 7-7 8-8 घंटे पढ़ते हैं, पर वो रिजल्ट में उसको मतलब स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ टिप्स? जैसे कुछ स्टूडेंट है हमारे काफी मेहनत करते हैं पर उनको उसका स्कोर में आउटपुट नहीं मिलता है। तो मेहनत घंटे में मेजर करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करे, कितना वर्क करा उसमें मेजर करो। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं बुक लेके बैठा रहता था कई बार, और एक ही पेज पे बैठे हैं 1 घंटे से। तो सबसे पहले तो कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पर अच्छी रैंक नहीं आ रही। मोस्टली एग्जाम देने का स्ट्रेटेजी रहेगा। कि बहुत सारा एग्जाम में ही छूट रहा है, तो स्ट्रेटजी को सुधारो। अब सबकी अलग अलग दिक्कत है, कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी देख के बहुत जल्दी छोड़ रहा है, और कुछ लोगों का लंबे क्वेश्चंस में अटक जाएंगे तो छोटे क्वेश्चंस छूट रहे हैं। तो अपने हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आइडेंटिफाई करो अपनी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको सॉल्व करो। स्टूडेंट्स और किसी का प्रॉब्लम कोई कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हो। अच्छा दर्शन। हाँ दर्शन। हेलो। हेलो दर्शन। अभी आप MIT में हो, तो MIT में आपका एडमिशन कैसे हुआ? मतलब आपने पहले ही अप्लाई किया था क्या? मतलब कौन से सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया था? मैंने पहले अप्लाई किया था फॉल सेमेस्टर के लिए, तो फर्स्ट सेमेस्टर से। और मतलब 11th स्टैंडर्ड के एंड में अप्लाई किया था शायद। और मतलब अभी कौन से ब्रांच में पढ़ रहे हो आप? कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स है मेरा मेजर अभी। अच्छा। आपका मतलब
फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही था क्या? हाँ हाँ, फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था मुझे। अच्छा। शिवम। हाँ हाँ शिवम। सर, हेलो भैया, मेरे को एक हाय मतलब शिवम। जैसे मैं एक प्रॉब्लम फेस करता हूँ अपने लिए बेसिकली कि मेरे से सम्स हो जाता है, बट मेरी ना वो एग्जाम के टाइम पे हैबिट नहीं है, बोलते ना टाइम को मैं कभी देखता नहीं हूँ, कभी ऐसा नजरअंदाज टाइप कर देता हूँ कि मेरे को ऐसा बैठ के ये नहीं देखता, मैं नोटिस नहीं करता टाइम, और एकदम लास्ट मोमेंट पे मेरे को रियलाइज होता है कि मेरे थोड़े मतलब बोलते ना क्वेश्चंस जो मैं कर सकता हूँ वो छूट जाते हैं, मतलब मार्क्स की वजह से। तो हाँ वो मार्क्स और टाइम की वजह से मतलब, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मतलब जो अभी इम्प्रूव करूँ। मैं अभी टारगेट 2021 है मेरा, तो ये मेरे पास 1 साल तो और है। मेरे साथ भी यही होता था एक्चुअली कि अच्छी प्रॉब्लम लगती थी सॉल्व करने लग जाता था, पर बाकी प्रॉब्लम छूट जाती थी। तो उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा, कॉन्शियसली रखना चाहिए दिमाग में कि अरे काफी टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करते टाइम पे ये ख्याल आना चाहिए। तो वो भी सिर्फ जितने मॉक टेस्ट देते जाओगे, 1 साल है, काफी मॉक टेस्ट दोगे तो अपने आप समझ आने लगेगा धीरे धीरे, बट कॉन्शियस एफर्ट जरूर डालना पड़ेगा। तो सेम है कि एग्जाम के बाद देखो ओ नो मैं एक ही प्रॉब्लम में अटक जाता हूँ, और फिर ये बात नेक्स्ट एग्जाम के जस्ट पहले सोचो कि अरे लास्ट एग्जाम में ये बुरा हुआ था मेरे साथ, फिर बस अगले एग्जाम में कॉन्शियसली रहेगा दिमाग में, तो जैसे ज्यादा टाइम लगाने लगोगे अगले क्वेश्चन चले जाना। अच्छा, और भैया एक और चीज थी, आपने जैसे अभी बोला कि आपने 11th के बाद ही अप्लाई कर दिया था, तो ये मतलब MIT में आपका एडमिशन आपके जे स्कोर के बेसिस पे होता है ना? नहीं नहीं, जेई का रिजल्ट नहीं आया था जब तक, जेई एग्जाम नहीं हुआ था जब तक। तो मतलब उस पे मतलब कौन सा एग्जाम होता है उसके लिए? एसएटी एग्जाम होता है एक। अच्छा, वो 12 मतलब वो जेई के पहले ही देते हैं ना हम, उसके मतलब उसी टाइम के आसपास? कभी भी दे सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू भैया। हाँ अनिश। हाँ तो मतलब मैं 2020 बैच से हूँ, तो मेरा सवाल ये था कि जो एग्जाम के पहले लास्ट 1-2 महीने में आपका मतलब हाँ थिंकिंग कैसा था कि मतलब आप एक्स्ट्रा लगाते थे कि हाँ मेरा पोर्शन सब हो गया वापस रिविजन ही करता हूँ, या जो आपका पूरा 2 साल कंसिस्टेंट था वही आप करते थे? कंसिस्टेंट तो मैं बिल्कुल नहीं था 2 साल में, काफी अप्स एंड डाउन थे, कई बार सिलेबस छूटा था। लास्ट टाइम तक भी मुझे Like, ऐसा नहीं लगता था कि रिवीजन का खत्म हो गया है मेरा, ऐसा लगता था कई टॉपिक्स बचे हैं वो और रिवाइज करना है, बट वो नॉर्मल है मेरे ख्याल से। कुछ कर नहीं सकते उसका, हर समय यही लगता रहेगा कितना भी रिवीजन कर लो। तो तो अगर आपका मतलब जैसे सर ने भी पूछा था कि मतलब आपका स्कोर अच्छा आ रहा है एंड लास्ट के ये 1 महीने में ही आपका एक कोई तो टेस्ट तक गिर गया है बहुत ज्यादा है, तो आप उसके लिए कुछ अलग ठीक है, करते थे या लाइक मतलब कुछ तो कहीं तो रह गया, ऐसा रहेगा ना, तो एक्स्ट्रा कुछ करते थे या आप सोचते थे कि नहीं ये बस एक टेस्ट हुआ इसलिए हुआ ऐसा? ओ नहीं नहीं, तो टेस्ट मैं देता था जेई एग्जाम की तरह, अब टेस्ट गलत खराब हो गया तो हो सकता है टेस्ट का पैटर्न ही कुछ ऐसा था कि खराब हो गया, पर हो सकता है कि जेई एग्जाम का भी वही पैटर्न आ जाए। तो ये सोच सकता है कि अगर जे एग्जाम ऐसा आएगा तो ये स्ट्रेटजी करनी है। बाकी मोस्टली तो रैंडम इवेंट हो सकते हैं, एक आध टेस्ट बुरा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यश। हाय ले। Wait. हाँ, सो माय प्रॉब्लम इज कि मुझे केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आती है। आई एम लिटरली वेरी वीक इन केमिस्ट्री। सो हाउ डिड यू कोप दिस प्रॉब्लम? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल? What part of chemistry troubles you? Complete. Basically everything. How about physics and maths? Physics and maths are strong, comparatively strong. Cool. So let's start with physical chemistry first. If your physics is good, you should realize physical chemistry is just some kind of physics. You don't have to remember much. It's mostly conceptual. So if you follow the same procedure,
that you do while studying physics. You go after the concept, and then you do a couple of problems, and that's it. Then that should be all for physical chemistry. Now, what standard are you in? I'm about to give my JEE. Oh, okay. So you have given a few. Yeah. Okay, nice. Then next is inorganic chemistry. So now that you have covered everything, what part of inorganic chemistry do you think is hard for you? Is it the memorization stuff or slightly conceptual stuff like atomic structure? Memorization. I'm very bad at it. Okay. Then there is no option. The only way to memorize stuff is to do it repeatedly. So Okay, just keep so like revising. give 6 hours to chemistry, like something like this. Not like that. 10 minutes for 1 topic in 1 week and revise the whole topic. Okay. So, or not 10 minutes, say 20-30 minutes. Make mnemonics, make tricks for specific things you need to remember. And then you will have to revise those tricks because you'll have to remember the tricks as well. So that's all for inorganic. There is no other way. You have to memorize stuff, however you choose to do it. Next up, organic chemistry. So organic chemistry, if you're good with GOC, you'll find out that you have to remember the mechanisms of reactions. Most of the tricky questions require a knowledge of mechanisms. So the best way would be to first go over the mechanism, not in much detail from the notes. And then when you do questions, so most of the questions are slightly modified than the original reaction. Now you'll have to figure out what happens if you change this? What happens if you change this? So you'll have to think about the mechanism again when you do those questions. So in organic chemistry, start doing questions, and when you get a question wrong, go over the mechanism again and see what part of the mechanism you forgot, so that you had trouble with this question, and then move on. So iteratively, mechanism, question wrong, go to mechanism. Okay, so you have to go in a cycle that way. Yeah, usually you cannot remember the mechanism because there are many small details. So organic chemistry, I feel the best way is to do it. Okay. Thank you. आविष्कार अभी मैं 12th में एंटर कर रहा हूँ और मेरा 11 जो इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं हुआ और मतलब खराब भी नहीं हुआ, एवरेज टाइप से। तो मतलब 12th में उससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या अप्रोच रहना चाहिए 12th में? 11th में 11th अच्छा नहीं हुआ पर खराब भी नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हो आप। 11th एवरेज है। 12th में जो 12th की टॉपिक्स हैं वो अच्छे से करो और उसके अलावा बीच में 11th के टॉपिक्स रिवाइज करते रहो। अच्छा, मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बैकलॉग भी रहेगा, मतलब मैकेनिक्स थोड़ा सा मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको मतलब कैसे कवर करें? अपनी जो वीक पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वीक पार्ट्स आइडेंटिफाई करो और जो सबसे वीकेस्ट है उसको सबसे पहले कवर करो। तो मैकेनिक्स में जैसे बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैकेनिक्स में कौन से पार्ट में दिक्कत है? अगर रोटेशन में दिक्कत है तो उससे पहले कि बाकी पार्ट सही हैं, बाकी चैप्टर्स अच्छे हैं कि नहीं। मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एसएचएम वगैरह और रोटेशन। ओके, तो सबसे बेसिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल से चालू करो। ओके। और उसमें भी कहाँ दिक्कत है वो देखो, टीचर से पूछो, खुद से क्वेश्चंस करो। Mudit. Hello, Lai. I have just entered
12th स्टैंडर्ड। तो मेरा डाउट क्या था कि अभी जैसे कि हमारे फिजिक्स और मैथ्स में बहुत क्वेश्चन अच्छा चल रहा है, आई फील सो, एंड केमिस्ट्री में क्वेश्चन इट्स स्टिल नॉट मच बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन। मेरा सवाल क्या था कि अभी हम जब पढ़ रहे हैं, ऐसे मुझे ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो मुझे इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, और तो मेरा क्या सवाल है कि क्या हमें सब टॉपिक्स पे हमारी मास्टरी या फिर एक्सपर्टी करनी है कि सिर्फ उस टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है जहाँ पे जिसका वेटेज जाता है। तो आइडियल सिचुएशन में ये लास्ट सेंटेंस क्या था? मैं कह रहा हूँ कि फिर हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हमारे मेजॉरिटी वाले जो सब्जेक्ट्स मैक्सिमम कवर करना है, कैसे करना है? तो आइडियली तो सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने चाहिए, बट अपन का एम है मार्क्स मैक्सिमाइज करना, तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर में कवर करो। जो सबसे ज्यादा वेटेज है जिसका और मुझे सबसे कम आता है वो वाले टॉपिक सबसे पहले कवर करो। बट इवेंचुअली बहुत अच्छा रहेगा अगर सारे कवर कर लो, पर कुछ अगर छूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गिवन दैट वो उनका वेटेज बहुत कम है फाइनल एग्जाम में। ओके, एक और चीज था कि जैसे कि मैं पर्सनली कहूँ तो फिर जो फिजिक्स में है ना, वो मतलब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं डेली लाइफ में या फिर डेली शेड्यूल में, तो क्वेश्चन वो इसीलिए या फिर बन जाते हैं या फिर समझ में आ जाते हैं, और जो नहीं आते वो हम सर से पूछ लेते हैं। बट आई डोंट नो, फिर जब एग्जाम में जब हम क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ तो ज़्यादा क्वेश्चन समझते नहीं है, फिर बनते नहीं है। पर जस्ट आफ्टर द एग्जाम जब सर डिस्कस करते क्वेश्चन, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते कि ये तो बहुत सिंपल थे और हम अटक गए थे, तो वो मैं टैकल कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं रहा। ये एक नहीं, करीबन लास्ट के बहुत सारे 4-5 टेस्ट में ऐसा कंटिन्यूस कैसा हो रहा है? नहीं, वो बहुत कॉमन सिचुएशन है ये। इसका मतलब यूजुअली हो सकता है या तो स्ट्रेस होगा एग्जाम का, जो मुझे लगता नहीं होगा क्योंकि मॉक टेस्ट है, तो स्ट्रेस नहीं लो एग्जाम का। और उसके अलावा जब सेकंड बार देख रहे हो तो सेकंड बार है, तो उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है समझने की, वो तो गिवन है। और बाकी जब टीचर बताएंगे तो और ज्यादा चांस है समझने का, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा वैरायटी देखोगे क्वेश्चंस की, तो उतने ज्यादा क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ओके ओके, अनीश। थैंक यू। अनीश, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कभी कभी होता है ना, टीचर्स का मेथड हमको नहीं जमता है, और शायद मेरे को ही लगता होगा या वो मेथड एक्चुअली अच्छा होगा बट मुझे जमता नहीं है, तो आपके हिसाब से मतलब टीचर्स का क्या इम्पोर्टेंट है? तो मेथड अगर अच्छा है तो अगर अच्छा लग रहा है तो पक्का जमेगा। बाकी अगर ट्रिक्स हैं और तुम्हें ट्रिक्स यूज नहीं करना है तो सीधे सीधे बेसिक से जा सकते हो। मैं फिजिक्स में यही करता था यूजुअली, कोई ज्यादा ट्रिक्स यूज नहीं करता था, तो सीधे बेसिक से जाते थे। उसमें ये दिक्कत है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तो उसमें फास्ट होना चाहिए। बाकी तो बहुत अच्छा है अगर कोई दूसरा मेथड अपन को पसंद है तो। आपके हिसाब से टीचर का रोल क्या प्रिपरेशन, क्या आपको कैसा लगता था? मतलब आपके टीचर्स आपके लिए मतलब क्या कैसे प्रिपरेशन में हेल्प करते थे आपको, उनका क्या रोल था आपके प्रिपरेशन? पढ़ाते थे टीचर, मोटिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर बहुत मोटिवेट करते थे। टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब होती थी तो बताते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम के बारे में बोलते थे कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो बेटा। और टॉपिक्स पढ़ाने के पहले बेसिकली टीचर्स का इम्पोर्टेंस ये है कि तुम्हें बताएंगे कि ये पढ़ के आओ, इसको ये पढ़ने के बाद ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा वगैरह। वो ह्यूमन इनपुट है, काफी इम्पोर्टेंट है। और लाइक नहीं, ठीक है, थैंक यू। रिची। हे लय, मेरे को ये पूछना था कि यूएस और इंडिया में टीचर्स
स्टाइल और स्टडी लाइफ के डिफरेंस है? इन रिपीट क्वेश्चन क्या है, रिपीट करना। यूएस और इंडिया में टीचर्स के टीचिंग स्टाइल और स्टडी लाइफ में डिफरेंस क्या है? ये यूएस और इंडिया वाला डिफरेंस नहीं है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो कॉलेज और आईआईटी जेईई की कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला डिफरेंस है। तो आईआईटी जेईई की कोचिंग में टीचर्स काफी ध्यान देते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस पे और मेन फोकस रहता है मार्क्स पे। बट कॉलेज में मेन फोकस रहता है इन्फॉर्मेशन पे, अपने प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो उस पे, नॉलेज पे, मार्क्स पे फोकस नहीं रहता है। और टीचर्स यूजुअली प्रोफेसर रहते हैं जो रिसर्च भी करते हैं साथ में। ओके। नेक्स्ट मयूक। हाँ सर, मुझे पूछना था कि आपने बोला कि आपने सेट के एग्जाम दी थी, तो आपने उसके लिए अलग से प्रिपरेशन किया था जेडब्ल्यू के साथ साथ, या फिर क्योंकि उसमें ऐसे और ये सब भी आता है, तो आप उसके लिए कैसे तैयारी की थी? मैंने सेट ऐसे की तैयारी नहीं की थी, सिर्फ एमआईटी के लिए जरूरी नहीं क्योंकि ऐसे का पार्ट। तो इंग्लिश आता है, इंग्लिश इतना कठिन नहीं आता सेट में। बाकी उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो जेईई से आराम से सॉल्व हो जाएगा जेईई के नॉलेज से। तो सेट के लिए स्पेशली तैयारी करने की जरूरत है। ओके ओके, थैंक यू। सिद्धांत। सिद्धांत। हाँ भैया, मेरा क्या प्रॉब्लम था कि स्पेशली मेरा टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चक्कर था कि अभी मेरा बेसिकली आप कैसे टाइम मैनेज करते थे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होता ज्यादा नहीं था मेरा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाओ एक दिन पहले, जैसे मैं बोला। तो एक दिन पहले ये सोचो क्या क्या करना है अगले दिन, और उसका अच्छे से टाइम अलॉट करके टाइम टेबल बनाओ। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई डाउट है क्या? क्योंकि अभी काफी टाइम हुआ है, मीटिंग चल रही है। अच्छा, ले एक चीज बता दो बच्चों को कि काफी का मतलब तुम्हारा इंस्पिरेशन क्या रहा है पूरे स्टडीज के टाइम में? अगर बीच बीच में तुम्हारे कोई टीचर भी इंस्पिरेशन हो सकता है, कोई साथ वाला दोस्त भी इंस्पिरेशन हो सकता है, तुम्हारा क्या रहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिपरेशन? एक तो मेरे भाई जो आईआईटी में गया था, उसके अलावा फिजिक्स ओलंपियाड में एक मेरे सीनियर्स थे जो फिजिक्स ओलंपियाड में गए थे। अच्छा। तो उनसे मेरी बात हुई थी पहले, जैसे अपनी अभी हो रही है बात स्टूडेंट से, वो मेरे इंस्पिरेशन था। तो एक मतलब ले कुछ ऐसा थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेशन टाइप की, अभी बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा एक मतलब एंडिंग स्पीच टाइप दे सकते हो उनको थोड़ा सा, कि थोड़ा मोटिवेट हो जाए चीजों को लेके? जैसे आप तेरे को देखकर तो हो ही गए होंगे, बट तो टेस्ट में परफॉर्मेंस की चिंता मत करो, उससे डीमोटिवेट मत हो। और मेरे भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे, बहुत सारे टॉपिक्स छूटे हैं। मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, बहुत मुश्किल से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर किया है। तो बहुत सारी दिक्कतें थी मेरी प्रिपरेशन में, बट पूरा परफेक्ट होना जरूरी नहीं है अच्छी रैंक के लिए। और अगर टेस्ट खराब जाए तो उसका दुख मनाने की जरूरत नहीं है। टाइम का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। और अपनी जो गलतियां हैं उनकी कोशिश करो कि रिपीट ना हो। ऐसा करते जाओगे तो अपने आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, क्योंकि अपनी गलतियां कम होती जा रही हैं, तो बाकी लोगों से अच्छी रैंक अपने आप आने लगेगी। और बिल्कुल चिल रह के तैयारी करो। आईआईटी जेईई कुछ एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आईआईटी जेईई, मैं भी आईआईटी जेईई की तैयारी करी, बट फाइनली मैं एमआईटी में हूँ। तो मेरा वो एग्जाम का रिजल्ट किसी काम का नहीं था इवेंचुअली। तो इसलिए आराम से चिल रह के तैयारी करो, ऑप्शंस काफी हैं, और नॉलेज के पीछे भागो, बट फाइनली मार्क्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि अपन टेस्ट दे ही रहे हैं, तो अगर दे ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना दें। बेस्ट ऑफ लक।
जिसका भी शर्मा IIT नहीं हो मैम, रहा है वैसे से। हेलो, ओके, एक मिनट ना, एक सेकंड। एक लास्ट। शर्मा मैम बोलिए कुछ लास्ट। लेजेंड, थैंक यू सो मच, इतना प्रीशियस टाइम दिया आपने हमारे बच्चों के लिए। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग को वो मोटिवेशन आया कि नहीं आया? जरा एक बार माइक अनम्यूट करिए, सर सुनना चाहेंगे सब बच्चों से। हाँ करते हैं मैम। डेफिनेटली। अच्छा लगा बात मोटिवेट करके। हुआ कि नहीं? देखा, हर बच्चा आपकी तरह ही होता है, हर स्टूडेंट आपकी तरह ही होता है, उसके स्ट्रगल्स आपके तरह ही होते हैं। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमें उन स्ट्रगल्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना। We don't have to focus on the problems, we have to focus on the solutions. And now you are on the right track with VMM sir and RCM sir, और अभी लेजेंड ये बच्चे ने आपको इतने अच्छे टिप्स दिए हैं। So I hope कि तुम्हारा मोटिवेशन डबल अप हो गया हो। क्या बोलते हो? हुआ है कि नहीं? वेरी गुड। बात बताना लेजेंड बेटा, चाहूंगा ले एक बात बताना चाहूंगा, जैसे अभी तो ये क्लासेस वगैरह तो अभी शुरू हुआ है, पर तुम्हारे बारे में ये बच्चे 2018 से जानते हैं। जैसे मैं इन लोगों को पढ़ाता था ना, अभी जो जिनका एग्जाम आने वाला है मेंस का, ठीक है, तो उन स्टूडेंट को मैं काफी पहले से तुम्हारा एग्जाम्पल देता था कि अगर IIT क्लियर करोगे, जैसे ये स्टूडेंट अगर IIT क्लियर करेंगे, इनके जो फैमिली में जो इनके छोटे भाई बहन है, उनके लाइफ में, जैसे तुम्हारा भाई IIT बना, तो तुमने और एक अच्छा सोचा कि हाँ मुझे रैंक के साथ IIT बनना है, तो ये लोग कहीं ना कहीं तुम्हें 2 साल पहले से ही जानते थे। अब कोइंसिडेंटली ये सेशन भी हो गया, ठीक है। एक्चुअली कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं था, सब अभी हो गया। मतलब धीरे धीरे बच्चे साथ मिले और हमने थोड़ा स्टार्ट किया है, नया इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए, और बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों, इसीलिए हमने सोचा था कि थोड़ा और मोटिवेशन उनको मिल जाए। वैसे तो हम हर क्लास में 15-20 मिनट मोटिवेशन पे जाता है हमारा, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, टीचर्स का बहुत मेन पर्पस है मोटिवेट करना, नॉलेज के अलावा। बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स और समझ मैंने गए, देखा स्टूडेंट काफी मोटिवेटेड है। और प्रॉब्लम वही कॉमन है जो मेरे साथ भी हुई थी, सेम प्रॉब्लम। तो बस ये प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं, उसमें दुखी होने की बात नहीं है, हर किसी की होती है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो। अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली, सोसाइटी तुम्हें देख के कुछ अच्छा करेगी, ठीक है। जैसे ले ने अपने बड़े भाई को देख के यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। तो सिर्फ खुद की लाइफ बेटर करने के लिए पढ़ाई नहीं, अगर तुम अच्छा करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे आसपास की सोसाइटी में जो लोग रहते हैं तुम्हें देख के बहुत कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। और थोड़े दिनों बाद जब तुम थोड़ा कुछ बन जाओगे तो तुम्हें भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कि और बच्चे जो आएंगे उनके सामने तुम भी आओगे, बात करोगे, जैसे लेजेंड हमारे साथ है। बहुत बढ़िया लगा हमें भी और बच्चों को भी। लेजेंड, थैंक यू सो मच। लेजेंड, सो मच थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच सर। हाँ बोलो श्रेयस। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। सर वो एक्चुअली मुझे ना इंजीनियरिंग के टूवर्ड्स में उतना मतलब मेरे को उतना एफिनिटी नहीं था इंजीनियरिंग के इधर, पर मुझे एक्चुअली मुझे रिसर्च से मतलब ज्यादा इंटरेस्ट था, रिसर्च में, स्पेस रिसर्च। तो वो सब मेरे को कभी कभी लगता है कि इंजीनियरिंग लेके मतलब गलत कर दिया मैंने, तो उसके लिए मैं क्या करूं? अभी इंजीनियरिंग लिखा है, अभी तो बस मतलब अभी तो बस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है, रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो। बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स हैं, KVPY है, जैसे मैंने KVPY दिया था IISc के लिए, तो वो एग्जाम्स भी दो, सेम नॉलेज यूज होगा जो JEE का नॉलेज है। अभी तो बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया। सही ट्रैक पे है श्रेयस तुम अभी तक। अच्छा, अब तू ट्रैक चेंज मत कर लेना बस। नहीं ठीक है, फिर काफी अच्छा लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे लगता है स्टूडेंट्स इस सेशन को काफी अपने आप को मोटिवेट करने में यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है लेजेंड, बाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय। बाय।